Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. Honorable Chief Guest Mr. Himanshu Gupta, IAS, Secretary, CBSE, speaking on the Edu Leaders Show during the closing ceremony of the exhibition at KL International School, Meerut, outlined key CBSE reforms, including rapid board expansion to over 31,000 schools, the opening of new regional and sub-regional offices, enhanced digital governance systems, and strengthened teacher training through centers of excellence. Now, let's move directly into our interview. Over to you, Sakshi. Let's hear what Sir had to say. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Edu Leaders Show. This is me, Sakshi Shukla, and with me we have a very special guest with us, Mr. Himanshu Gupta, CBSE Secretary. Sir, welcome to the show. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि एडू बुलेटिन के साथ इंटरव्यू करने के लिए आपने समय निकाला. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much. सर, इसरो का एग्जीबिशन जो बहुत प्रेस्टिजियस विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन है, वो फर्स्ट टाइम वेस्टर्न यूपी में आया. केएल इंटरनेशनल स्कूल को उसे होस्ट करने का मौका मिला और क्लोजिंग सेरेमनी में आपने एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे अटेंड किया. कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है स्कूल की लाइफ में और बच्चों की लाइफ? आई थिंक मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है आज स्कूल के अंदर आके. मुझे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस दिखा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखी स्पेस साइंस के अराउंड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. और कई बच्चों से मैं पूछ रहा था कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, तो कई बच्चों ने बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या कुछ ने डॉक्टर बनना चाहता हूँ. लेकिन जिस डेप्थ में बच्चों ने स्पेस के इसरो की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा, रडार सेंसर्स के बारे में पढ़ा, तो दैट क्लियरली शोज़ कि जो मकसद था इस एग्जीबिशन का वो पूरा हुआ है. डेफिनेटली सर, और ये बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत जल्दी इसको अच्छे से प्रिपेयर करके समझ के किया. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने आज एक बहुत स्पेशल प्रिंसिपल्स के लिए सेशन भी लिया, तो उसका क्या मेन मोटिव रहा, क्या उसमें आपने प्रिंसिपल्स को समझाया, क्या मेजर पॉइंट्स रहे उसमें? आज हमारा जो प्रिंसिपल्स के साथ एक सेशन हुआ, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करी, जिसके अंदर डबल बोर्ड एग्जामिनेशन जो हो रहा है सीबीएसई की तरफ से, या सीबीएसई बोर्ड का जो एक्सपेंशन हो रहा है. हमारे पास आज 31,000 से ज़्यादा स्कूल हैं. हमारे रीजनल ऑफिसेज़ नई नई जगह पे खोल रहे हैं. हमारे जो एफिलिएशन के अंदर रिफॉर्म्स हम लेकर आ रहे हैं. हमारे जो आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं टीचर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या एलओसी के ऊपर, या ओवरऑल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें, तो इन सारी चीज़ों पे हमने बात किया. सर, सीबीएसई को एक्सपेंशन में आपका बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है, तो क्या इंटेंशन है इसके पीछे कि क्यों एक्सपेंड करना है? देखिए, सीबीएसई हर 10 साल में सीबीएसई के दुगने स्कूल होते जा रहे हैं. आज 2025 की बात करें तो हमारे 31,000 स्कूल हैं. 2015 के अंदर हमारे पास 15,000 स्कूल थे, और अगर मैं 1993-94 की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ 4,000 स्कूल थे. हमारे कुल मिला के 18 रीजनल ऑफिसेस थे आज से 1.5 साल पहले, और अब हमारे पास हमने पिछले 1 साल के अंदर एक पॉलिसी डिसीजन लिया, जिसके तहत हमारे 12 कुल मिला के 6 रीजनल ऑफिसेज एंड 6 सब रीजनल ऑफिसेज अप्रूव किए गए, और इन 12 में से 10 रीजनल और सब रीजनल ऑफिसेज हमने खोल दिए हैं. जिसके अंदर हमने अहमदाबाद में रीजनल ऑफिस खोला है, हमने लखनऊ के अंदर खोला है, हमने कोलकाता के अंदर हम खोलने जा रहे हैं, हम रांची के अंदर खोल दिया है, रायपुर के अंदर खोल दिया है, हैदराबाद के अंदर खोल दिया है. सो हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम सब रीजनल ऑफिसेस खोले हैं, जैसे गैंगटॉक के अंदर, ईटानगर के अंदर, अगरतला के अंदर, हमने शिमला के अंदर भी सब रीजनल ऑफिस खोला है. तो सीबीएसई बोर्ड इस तरीके से काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है. सर, बहुत सारे रिफॉर्म सीबीएसई कर रहा है, जैसे कि आपने एक्सपेंशन के बारे में कहा, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे रिफॉर्म्स में आपको ये स्कूल से सुनने के लिए मिलता है कि दे आर बीइंग कंफ्यूज्ड. ऐसे कैसे सीबीएसई मेंटेन करता है कि सारी चीज़ें बहुत क्लियरली हो जाएं और कहीं पे स्कूल में प्रॉब्लम भी ना आए? आई थिंक इसके लिए सोशल मीडिया कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एडू बुलेटिन जैसा आपने स्टार्ट किया है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिससे
जो भी हमारे सर्कुलर्स हैं उनको इजी भाषा के अंदर बच्चों तक पहुंचाया जा सके। सीबीएसई हमने खुद भी अपना एक मीडिया एंड पीआर सेल के अंदर पॉडकास्ट यूनिट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ सर्कुलर्स जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स हैं उसके अराउंड हम पॉडकास्ट कर सकें। हम एमिनेंट गेस्ट्स बुलाते हैं और उनके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का काफ़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट जो भी चीज़ें हैं हम स्कूल्स तक आसानी से पहुंचा सके। उसके अलावा हमारा ट्रेनिंग विंग को हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं हमारे, जिसके तहत हम बोलते हैं कि 50 घंटे हर टीचर को ट्रेन होना चाहिए। तो उसके अंदर हम सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज़ पे बात करते हैं और जनरल कॉम्पिटेंसी पर भी बात करते हैं। तो जनरल कॉम्पिटेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो जो चीज़ें सीबीएसई नहीं कर रहा है, नए सर्कुलर्स निकाल रहा है, क्या वो टीचर्स तक पहुंच पा रहे हैं। राइट सर, अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जितनी चीज़ें हो रही है वो निचले स्तर पर पहुंचनी चाहिए। सर, बीइंग अ सीबीएसई सेक्रेटरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी सीबीएसई रिफॉर्म्स करता है वो स्टूडेंट्स और स्कूल सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, मिलियंस ऑफ लोगों की। तो लीडरशिप लेवल पे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से रिफॉर्म्स इसी साल इंट्रोड्यूस होने चाहिए और कौन से रिफॉर्म्स वेट कर सकते हैं? कैसे, किस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है? हम स्टेक होल्डर फीडबैक और एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे जब ये डबल बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉलिसी लाई गई तो उसके लिए सबसे पहले हमने फीडबैक लिया। हमने सभी स्कूल्स को लिखा कि आप अपने पेरेंट्स को ये मेल भेजिए, और गूगल फॉर्म के थ्रू हमने पेरेंट्स के फीडबैक कलेक्ट करे, बच्चों के फीडबैक कलेक्ट करे। सो वी बिलीव इन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, और कोई भी ऐसे बड़े डिसीजन जब लेने होते हैं तो हम अपने स्टेक होल्डर से ज़रूर बात करते हैं। यानी फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट Yes, रोल रहता है इन yes, सारे yes. डिसीजंस में। सर, बाई एनुअल बोर्ड एग्जाम्स की आपने बात करी जो 2026 से इंट्रोड्यूस भी होने वाले हैं। इंटेंशन क्या है सीबीएसई का इस दो एग्जाम्स रखने का? और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्कूल्स का क्या रिस्पॉन्स है? क्या ऐसा तो नहीं है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स करने से बच्चों में कहीं केयरलेसनेस बढ़ सकती है या कोचिंग क्लासेस डिपेंडेंसी बढ़ सकती है? इसको कैसे इंश्योर कर रहा है सीबीएसई कि ये सारी चीज़ें ना हो? देखिए, डबल बोर्ड एग्जामिनेशन का जिक्र सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी आया था, और कहा गया था कि हमें एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री माहौल क्रिएट करना चाहिए। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम है और अगर मैं इसमें परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं लाइफ लॉन्ग एक फेलियर कहलाऊँगा। तो उसको दिमाग में रखते हुए हमने ये डबल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन इस साल स्टार्ट किया है, और इम्प्रूवमेंट का भी बच्चों को मौका दिया जाएगा कि अगर पहले एग्ज़ाम के अंदर बच्चा अच्छे नहीं कर पाते तो सेकंड एग्ज़ाम में भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 एग्ज़ाम्स बच्चे अपीयर कर सकते हैं। और हमने पॉलिसी को इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री माहौल मिले, और ऐसा भी ना हो कि हमारे टीचर्स का टाइम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन या एवेलुएशन में ही बीते। तो हमने पूरी विंडो को भी इस तरीके से स्क्वीज़ किया है कि समर ब्रेक तक सारे रिजल्ट्स हमारे आउट हो जाएं, सो दैट जो टीचिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। राइट सर, तो हर लेवल पे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट रहे और टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा लोड ना आए। सर, आपने स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की बात करी, इसी में बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट आपको बच्चों पे देखने के लिए मिलता है? देखिए, परीक्षा पे चर्चा का बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले परीक्षा पे चर्चा पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी की थी, रजिस्टर किया था, जिसका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम गया। और जब प्रधानमंत्री अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं लाइफ में स्ट्रेस के ऊपर, तो इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं फोकस यही रहता है कि बच्चों को किस तरीके से प्रेशर सिचुएशन को डील करना सीखें, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग, मतलब बच्चे हमारे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेस के दौरान भी यू स्ट्रेस में हो, यू स्ट्रेस जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है रादर देन डिस्ट्रेस में हो, यही फोकस रहता है। तो आई थिंक इसका बड़ा प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। सर, 2026 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक आपके पास आ चुके हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन पिछले हफ्ते ही स्टार्ट हुए हैं, अभी लाखों में रजिस्ट्रेशन पहुंच गए हैं, लेकिन हमें इसे हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पे रजिस्टर करें, सो दैट वो प्रधानमंत्री को सुन सकें, और जो पॉजिटिव बात हैं उससे ज़्यादा बच्चे हमारे मोटिवेटेड हों, और जब वो एग्ज़ाम देने पहुँचे अपना, चाहे वो 6ठी का बच्चा हो या 12वीं का बच्चा हो,
वो स्ट्रेस फ्री माहौल के अंदर एग्ज़ाम दे सकें। डेफिनेटली सर, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। इसी में एक इनिशिएटिव है सर, आज का जो दौर है उसमें कंपटीशन है, उसका नो डाउट हम मानेंगे कि बच्चों के ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं है। उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू आ चुका है जिसके ऊपर सीबीएसई भी काम कर रहा है। इसी दिशा में आप लोगों ने हब एंड स्पोक काउंसलिंग मॉडल लॉन्च किया हुआ है, तो कैसे स्कूल्स उसको अडेप्ट कर रहे हैं और क्या क्या इस मॉडल के अंदर काम किया जा रहा है? देखिए, हब एंड स्पोक मॉडल जो हमने बनाया है, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि सीबीएसई इकोसिस्टम में कितने काउंसलर्स हैं हमारे पास। हमने काउंसलर्स का डेटाबेस तैयार करा। उसके बाद हमने कंटेंट डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी फ्रॉम एम्स, फ्रॉम एबास एंड अदर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्कूल्स। जब हमने वो कंटेंट डेवलप किया, उसके बाद हमने स्कूल्स को, काउंसलर्स को बोला कौन कौन ऐसे काउंसलर्स हैं जो हमारे हब काउंसलर्स बनना चाहते हैं। वी आइडेंटिफाइड हब काउंसलर्स एंड उनके अराउंड हमने विद इन 10 किलोमीटर स्पोक काउंसलर्स आइडेंटिफाई करे और हमने पूरे साल की एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करी कि हर महीने डिफरेंट स्टेज एज ग्रुप पे, प्राइमरी के लिए अलग, मिडिल ईयर्स के लिए अलग, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग, क्या एक्टिविटी स्कूल में कराई जाएँ सो दैट बच्चे जो हैं हमारे सेल्फ के बारे में भी अवेयर हों, सामने वाले से किस तरीके से बात करना है उसके बारे में भी अवेयर हों और अपने ऊपर भी रिफ्लेक्शन कर सकें और सोसाइटी के अंदर किस तरीके से जनरल उनका बिहेवियर होना है उस पर भी कर सकें, स्ट्रेस में किस तरीके से बच्चे काम रह सकें, एंग्जाइटी रिडक्शन कैसे हो, इन सारी चीज़ों पे बात करिए। ओके, डेफिनेटली सर। सो जॉय लर्निंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर। स्किल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र है। आप लोगों ने वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं जैसे कि डिज़ाइन थिंकिंग, स्किल बेस्ड रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं। तो सीबीएसई कैसे इंश्योर कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें बच्चों को स्किल बेस्ड सिखाई जा रही है वो एक्चुअली में रियल इंडस्ट्री नीड से मीट कर रही है? देखिए, स्किल के जितने भी कोर्सेज़ बनते हैं उसके अंदर हम सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स जो एनएसडीसी की हैं उनके साथ एंगेज करते हैं। हमारे डिज़ाइन थिंकिंग का कोर्स हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स हो, इन सब के अंदर हमने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलके कोर्सेज़ बनाए हैं। और अब एनसीईआरटी की भी किताबें कौशल बोध की जो आ रही हैं उसके अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलके बनाया गया है। तो फोकस यही रहता है कि टाइम टू टाइम हमारे कोर्सेज़ अपडेट होते रहें सो दैट इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे कोर्सेज़ चलें। और उसके अंदर हम असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ये नहीं करते कि थ्योरी पे फोकस करते हैं, हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के कंपोनेंट इस तरीके से रखते हैं सो दैट बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें। सर, इंडस्ट्री के लिए जितनी सारी स्किल्स एजुकेशन पे काम किया जा रहा है वो सारी चीज़ें हैं, बट जो पेपर बेस अगर हम देखें बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर गए, इंटरनल असेसमेंट्स को ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है और सिलेबस को कहीं ना कहीं थोड़ा हमने रिड्यूस करने का काम किया है। तो इसकी क्या ज़रूरत है और क्या आपको लगता है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस कम करने से जो उसकी डेप्थ है, जितना गहराई में जाके बच्चे को उस चीज़ को समझना चाहिए वो कम हो जाएगा, या फिर इंटरनल असेसमेंट बढ़ाने से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी? कि कैसे इंश्योर करेंगे कि सारी चीज़ें फेयरली चलती रहें और बच्चे के लिए जो इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया गया है वो कंप्लीट हो? देखिए, जो एकेडमिक या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंटरनल असेसमेंट हमने वेटेज चेंज नहीं करी है। हालांकि आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि सिलेबस कम करने की, तो एनसीईआरटी इस चीज़ को रिव्यू कर रहा है। अभी 9th to 12th की बुक्स आनी हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट्स एट मल्टीपल लेवल्स की पहल बोर्ड में करी गई थी, जिसके अंदर मैथ्स सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो मैथ्स बेसिक और एडवांस्ड पे बनाया गया। सिमिलरली बोर्ड इस प्रयास के अंदर है कि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी सब्जेक्ट्स एट मल्टीपल लेवल्स बना सके, सो जो बच्चे बेसिक स्टडीज़ करना चाहें वो बेसिक कर सकें और जो बच्चे एडवांस्ड की तैयारी करना चाहें वो एडवांस सब्जेक्ट ले सकें। दैट इज़ द आइडिया। ऑप्शनल है ये। सर, जितने भी सारे चेंजेस अभी किए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? तो अगले 5 सालों में अगर हम देखें तो सीबीएसई किन इंडिकेटर्स के थ्रू समझेगा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा या फिर इसका उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना होना चाहिए था? देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट ही एक बहुत बड़ा एक मापदंड है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कितनी इम्प्रूव हो रही है या नहीं। हमने सफल बेस्ड असेसमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम बच्चों के 5th और 8th के बाद हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू हम स्कूल का एक बार बेसलाइन चेक करते हैं कि स्कूल किस लेवल पर
पहुंच चुका है। आई थिंक असेसमेंट एक बहुत बड़ा मापदंड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू सी कि उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या वो डाउनफॉल हो रहा है। तो हम हर साल अपनी असेसमेंट को पिछले साल से कंपेयर करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि क्या इस बार के असेसमेंट रिजल्ट्स पिछली बार के मुकाबले कैसे हैं। हमारे अकॉर्डिंगली हमारा पूरा असेसमेंट प्रोसेस उसी से ड्राइव किया जाता है। राइट सर। सर एक मेरा सवाल आपसे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जितने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं कि जब ये सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे, इनका इम्पैक्ट भी दिखने लगेगा और वापस मुड़कर आप हिस्ट्री में देखेंगे, तो कौन सा एक ऐसा रिफॉर्म है जो आप चाहेंगे कि हर किसी को याद रहना चाहिए क्योंकि उसका सबसे मीनिंगफुल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अभी हमने 50% करा है। आगे चल के मैं समझता हूँ अगर मुड़ के देखें और ये अगर और बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। दूसरा, बच्चों की जो हम असेसमेंट 5वीं और 8वीं के बाद कर रहे हैं सफल, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी आर टेकिंग। और बोर्ड की जो एक्सपेंशन हो रही है वो भी एक, अगर हम मुड़ के देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो एक बड़ा स्टेप के तौर पे मैं देखना चाहूँगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतने सारे रिफॉर्म्स हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सारे हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चैलेंजेस आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको क्या बोलते हैं कि विद्रोह का भी सामना थोड़ा सा करना पड़ रहा होगा। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को कि क्यों ज़रूरी है इस टाइम पे उनको आपके साथ कोऑपरेट करना, ताकि सारी चीज़ें हम एक जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो पूरा कर सकें? देखिए, मैं एजुकेटर्स को ये बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड बहुत स्पीड में चेंज हो रहा है। आफ्टर द एरा ऑफ एआई आप देखेंगे कि बच्चे गैजेट्स के थ्रू, एआई के थ्रू उनके पास कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उनके पास क्या अवेलेबल नहीं है? उनके पास सोशल स्किल्स एआई उन्हें नहीं दे सकता, इमोशनल स्किल्स एआई नहीं दे सकता, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी एआई नहीं दे सकता। लेकिन कंटेंट अब उनके पास इतना आने वाले टाइम में आने वाला है। लोग सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि सुपर इंटेलिजेंट डिवाइसेस आएंगी जो कंटेंट पूरा खुद से एनालाइज करके जनरेट कर सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्लासरूम्स के अंदर भी अपने चेंजेस करें, हमारा वे ऑफ टीचिंग चेंज करें, सो दैट बच्चों को हम उन कॉम्पिटेंसीज़ पे फोकस कर सकें जिससे बच्चे एआई को यूज़ करना भी सीखें और एआई को कॉन्कर करना भी सीखें। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल स्किल्स, स्पोर्ट्स, ये ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे हमें एज स्कूल बहुत फोकस करना चाहिए, सो दैट हमारे बच्चे फ्यूचर लर्नर्स, फ्यूचर क्रिएटर्स बने, फ्यूचर डिज़ाइनर्स बने और तभी हम विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं। पहले बच्चे का एक विकसित विकास हो, फिर उसके बाद हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर कमिंग टू हियर, एंड जितने भी रिफॉर्म सीबीएसई कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और हम एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। With this impactful discussion, we extend our sincere gratitude to the Honorable Sir for sharing his visionary thoughts on the EduLeaders show. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 721707010 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.